अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। आज हमारा इंडो पाक हिस्ट्री का 7th लेक्चर है। इससे पहले आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होती है, एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें टीपू सुल्तान को शिकस्त होती है और ब्रिटिश जो है वो इस जंग में कामयाब रहता है और उसके साथ ही जो मैसूर है वो ब्रिटिशर्स के पास चला जाता है। तो ये था जी मैसूर की जंग का हवाल। उसके बाद हम बात करते हैं जी पंजाब की, कि पंजाब की जो तारीख है वो क्या कहती है, पंजाब में जो है वो कौन कौन सी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई, कौन कौन सी जो है वो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर राजा रंजीत सिंह का जो रूल है वो 1800 से 1849 तक रहा। हुआ ये कि दल खालसा जो है ना, ये एक सिख आर्मी बनाई गई, जिसको किसने बनाया जी, गुरु गोबिंद ने। ठीक है, कब? 1707 में। अब ये 1707 की बात हो रही है, लेकिन इनका जो रूल है वो बहुत बाद में जाके तकरीबन 100 साल बाद इस्टेब्लिश होता है। दे केप्ट ऑन परसुएडिंग देयर एम्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग देयर रूल। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि कहीं ना कहीं पे जो है वो उन्हें सल्तनत मिल जाए और अपना रूल एस्टेब्लिश कर सके। 1799 या 800 में अंडर द लीडरशिप ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। अब रंजीत सिंह की सरबराही में इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिख एम्पायर की बुनियाद रखी, लाहौर को अपना कैपिटल बनाया एंड दे कैप्चर्ड फ्रॉम अफगान रूलर जमान शाह। यहाँ पे जमान शाह जो है उस जमाने में हुकूमत कर रहा था, जमान शाह दुरानी, और उसको इन्होंने शिकस्त दिया। नहीं, लास्टेड अंटिल 1849। और ये जो सिख एम्पायर है ये 1849 तक बरकरार रहता है बच्चों। जब उसके बाद फिर ब्रिटिशर के साथ इनकी जंग होती है और इस तरह से पंजाब जो है वो भी ब्रिटिशर्स के पास चला जाता है। तो बैटल ऑफ अटक थी, इसमें सिख जो है इन्होंने दुरानियों को डिफीट किया 1813 में। ठीक है, और दुरानीज को कौन लीड कर रहा था यहाँ पे? फतेह खान। एक बैटल ऑफ मुल्तान होती है, ये मुजफ्फर खान जो है वो यहाँ का रूलर था। ठीक है, अगेन जो है वो सिखों ने इनको डिफीट कर दिया 1818 में। ये मुजफ्फर खान वही है जिसके नाम पे यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट का नाम मुजफ्फरगढ़ है। ठीक है, मुजफ्फरगढ़ जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट है, मुल्तान के बिल्कुल एडजेसेंट उसके साथ है, पंजाब के अंदर ही आता है। अच्छा भाई, रंजीत सिंह के बारे में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? रियल नेम क्या था जी इसका? बुद्ध सिंह था। पैदा कब हुआ? 1780 में। शहर कौन सा था? गुजरांवाला। डेथ कब होती है? 1839 में। और क्रीमेटेड एट लाहौर। लाहौर के अंदर ही जो है वो इसकी आखिरी आरामगाह या आखिरी जो रसूमात इसकी अदा की गई हैं। ठीक है, रसूमात कहते हैं वैसे, क्रीमेटेड का मतलब होता है कि आखिरी रसूमात इसकी कहाँ अदा की गई? लाहौर में। अब रंजीत सिंह के सक्सेसर्स कौन कौन से थे जी? खड़क सिंह था, वो इसका बेटा था। नौनिहाल सिंह, ये खड़क सिंह का बेटा था। और उसके बाद महारानी चंद कौर थी, ये खड़क सिंह की वाइफ थी। ठीक है, इसी की वाइफ थी ये। उसके बाद शेर सिंह और दलीप सिंह थे, और देन उसके बाद महारानी जिंद कौर थी। ठीक है, महारानी जिंद कौर के बाद फिर इनका जो रूल है वो खत्म हो गया और महारानी जिंद कौर के साथ फिर इनका आखिरी मुआहदा हुआ था। पंजाब में जी ब्रिटिश रूल कैसे स्टार्ट होता है? पहली एंग्लो सिख वॉर होती है 1845-46 में, तो अराउंड फिरोजपुरा के करीब। तो यहाँ पर क्या होता है, कश्मीर इनसे चला जाता है। पार्शली डिफीटेड है लेकिन ये सिख एम्पायर। ट्रीटी ऑफ लाहौर यहाँ पर साइन होता है 1846 में, और ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होता है। ट्रीटी ऑफ लाहौर के तहत जो है वो क्या होता है, ट्रीटी ऑफ लाहौर, पहले इसकी बात करते हैं। इसके तहत जो कश्मीर है वो चला जाता है ब्रिटिश के पास। ठीक है, क्योंकि वो जंग ब्रिटिश जीत जाता है। और ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत क्या होता है कि ब्रिटिश जो है वो क्या करती है, कश्मीर को सेल कर देती है। किसको? एक सिख राजा को। वो हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। उसके बाद सेकंड एंग्लो सिख वॉर की बात करते हैं, 1848-49 में हुई। इसमें फॉल ऑफ लाहौर भी हो जाता है, लाहौर के ऊपर भी कब्जा हो जाता है, एनडब्ल्यूएफपी भी जो है वो इनसे चला जाता है। और इस तरह से 1849 में जो सिख रूल है वो टोटली खत्म हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, किसका रूल स्टार्ट हो जाता है? ब्रिटिशर्स का जो रूल है वो कब कब शुरू हो जाता है? 1849 में। अच्छा, सिखों के जो रूल था उस दौरान में एक यहाँ पर मुजाहिदीन मूवमेंट भी चलती है, उसको भी जरा देख लें। सिख एम्पायर वाज चैलेंज्ड बाय सैयद अहमद शहीद, जो थे वो इसको चैलेंज करते हैं। ठीक है, और सैयद अहमद शहीद जो हैं वो बैटल ऑफ बालाकोट में उनकी शहादत हो जाती है 1831 में। और ये फाउंडर थे जी मुजाहिदीन मूवमेंट के, और इन्होंने सिविल वॉर स्टार्ट की थी सिख एम्पायर के अगेंस्ट। ठीक है, सिख एम्पायर कब से कब तक रहा? 1800 से 1849। और ये मूवमेंट कब चली? ज्यादा वैसे तो ये चल रही थी काफी अरसे से, लेकिन 1831 में इनकी बैटल ऑफ बालाकोट, जो कि एक डिसाइसिव बैटल थी, जिसमें सैयद अहमद शहीद जो है उनको शिकस्त होती है और वहां पर उनकी शहादत भी हो जाती है। इन पास्ट माजी में क्या हुआ? इन द बैटल ऑफ पिशावर, पिशावर वॉज कनकर्ड बाय सिख इन 1818। 1818 में हुआ ये था कि बैटल ऑफ पिशावर होती है और उसमें सिख जो है पिशावर को भी कनकर कर लेते हैं, यानी कि उसको फतह कर लेते हैं। और उसके बाद 1831 में आखिरकार उन्होंने क्या कर लिया कि बैटल ऑफ बालाकोट के अंदर मुजाहिदीन मूवमेंट को भी जो है वो उन्होंने कुचल दिया। अब ट्रीटी ऑफ लाहौर और ट्रीटी ऑफ अमृतसर की बात करें, अभी जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि इसकी हम आगे डिटेल पढ़ेंगे। ट्रीटी ऑफ लाहौर में बच्चों क्या होता है? ये एक पीस ट्रीटी था
पहली जब एंग्लो सिख वॉर होती है 1846 45 46 वाली, उसमें होता ये है कि उसमें सिखों को शिकस्त हो जाती है। तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो एक मुआहिदा करते हैं, हर जंग के बाद एक पीस एग्रीमेंट होता है, उसमें एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी तरफ महारानी जिंद कौर थी, ठीक है, ये जो कि सिख एम्पायर को लीड कर रही थी। तो ये जो महारानी जिंद कौर है, ये समझ लें कि लास्ट रूलर थी इसकी सिख एम्पायर की। तो इनके ऊपर वॉर पेनल्टी इंपोज की जाती है, किस पे, सिख एम्पायर पे, क्योंकि ये जंग हार चुके हैं। तो वो अब अंग्रेज ये कहता है इनको कि आप या तो 1.5 करोड़ यानी 1.5 करोड़ रुपया हमें फाइन पे करें या फिर कश्मीर हमें दे दें। इन शॉर्ट उनका मकसद यही था कि कश्मीर जो है वो हमें दे दिया जाए। अब कश्मीर जारी बात है 1.5 करोड़ ये कहाँ से देते हैं उनको, तो इन्होंने कश्मीर दे दिया। तो अब उसके बाद एक और वो ट्रीटी करते हैं जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा गुलाब सिंह, मैंने आपको बताया ना ये एक सिख राजा था राजा गुलाब सिंह, तो उसको इन्होंने क्या कर दिया, उसको उन्होंने ये जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत जो कश्मीर है वो राजा गुलाब सिंह को दे दिया। ये कब होता है, 16 मार्च 1846, टू इस्टेब्लिश प्रिंसली स्टेट ऑफ कश्मीर, कि वो वहां पर उसको एक प्रिंसली स्टेट बनाया। प्रिंसली स्टेट का मतलब ये था कि एक ऐसी स्टेट थी जो कि ब्रिटिश सरकार के अंदर बननी थी, और 7.5 मिलियन नानक शाही जो है उसके अगेंस्ट इन्होंने पे करना था। ठीक है, किसने पे करना था, राजा गुलाब सिंह ने। ये पैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करने थे और उस उनसे कश्मीर जो है वो खरीद लेना था, और इन 7.5 मिलियन रुपीस से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना जंग का खर्चा, जंग का तावान जो है वो सारे का सारा वो रिकवर करना था। अच्छा, ये जो दोनों एग्रीमेंट है ये फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद होते हैं। अभी सेकंड एंग्लो सिख वॉर जो है वो बाद में होनी है, जिसमें फॉल ऑफ लाहौर भी हो जाता है। सिंध फुली अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश इन 1843। यहाँ पे तालपुर डायनेस्टी थी, ठीक है, जो कि खत्म हो जाती है। और लास्ट टू फॉल टू ब्रिटिश वाज हुंजा 1891। आखिरी जो स्टेट थी वो हुंजा की थी, जो कि 1891 में जो कि फतह की ब्रिटिशर्स ने। मीर सफदर अली खान जो है वो यहाँ के रूलर थे, और ये चाइना भाग के इन्होंने अपनी जान बचाई। इस तरह से जो है वो मैक्सिमम जो बड़े सगीर है उसके ऊपर इनका रूल हो जाता है। बच्चों, इसके बाद होती है जी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किस तरह से बनी, 1600 में बनी एज ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, और इन्होंने इंडियन ओशन रीजन जो है इसके अंदर ट्रेड करनी थी। ठीक है, और ये किस चीज की ट्रेडिंग करती थे, शुरू शुरू में स्पाइस की, मसालों की ट्रेडिंग के लिए ये बने थे। फाउंडर कौन थे जी इनके, जेम्स वॉट्स और जॉर्ज वाइट, जेम्स वॉट्स एंड जॉर्ज वाइट, और इसको जॉन कंपनी भी कहा जाता था। द कंपनी स्टार्टेड टू कंट्रोल इंडिया इन 1757 आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी के बाद सबसे पहले इन्होंने बंगाल जो है उसको फतह किया था, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ये फतुहात करते गए, एंड इट वाज लेटर नेशनलाइज्ड बाय द ब्रिटिश। उसके बाद फिर क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत नेशनलाइज कर लिया गया, यानी गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में ले लिया, स्टार्टिंग टू कंट्रोल इंडिया डायरेक्टली। और फिर उसने क्या किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्टली इंडिया को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, बिकॉज इंडिया इतनी बड़ी टेरिटरी था कि उसको कंट्रोल करना भी ईस्ट इंडिया कंपनी के बस की बात नहीं था। तो जब उन्होंने देखा कि 1857 की जो जंग आजादी है उसमें ब्रिटिशर्स को शदीद किस्म का नुकसान हुआ था, ठीक है, उसमें एक वक्त ऐसा आया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पसपा हो गई थी और फौजें पीछे हटना शुरू हो गई थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने अपनी जो नई फौजें हैं वो यहाँ पे भेजी, और उसके अलावा इनको बाकी जो इत्तेहादी हैं उनकी तरफ से भी मदद मिली, तो आखिरकार क्या हुआ कि इन्होंने इस बगावत के ऊपर काबू पा लिया। और कंपनी जो है, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर डिसॉल्व कर दिया, यानी खत्म कर दिया 1874 में। तो ये एक्चुअल में ये क्या थी, ये कंपनी ही थी। लेकिन जब यहाँ पे इस कंपनी ने आके देखा कि यहाँ पे तो इनके इनके जो कंट्रोल्स हैं, इनका रूल जो है वो बहुत ही वीक है, और यहाँ के जो हुक्मरान है वो अय्याशियों में पड़े हुए हैं, तो इन्होंने आके यहाँ पर धावा बोल दिया और इनको यहाँ से निकाल बाहर किया। कॉजेज क्या थे जी इसके, सोशल भी कॉजेज भी थे, रिलीजियस कॉजेज भी थे, पॉलिटिकल कॉजेज भी थे। सोशल कॉजेज का में ये था कि यहाँ के जो बड़े सगीर के लोग थे उनको बराबर के हकूक नहीं थे। अब ये कॉजेज किसके हैं, ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के हैं। ठीक है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो कब होती है, 1857 की जंग आजादी आप सब लोगों ने सुनी हुई होगी। ठीक है, बेसिकली जो है ये एक मिलिट्री रिवॉल्ट था, यानी फौज ने रिवॉल्ट कर दिया था, और मुख्तलिफ एरियाज के अंदर जो है वो रिवॉल्ट हुआ था, यानी कि मुख्तलिफ स्टेट्स में रिवॉल्ट हुआ था। इसके सोशल कॉजेज भी हैं, लोग बराबर नहीं थे। ठीक है, मुसलमानों को जो है वो हिंदुओं के साथ रहने पर मजबूर किया जाता था, हिंदुओं को जो है वो गोश्त खाने पे मजबूर किया जाता था, सिखों को बाल कटवाने पे मजबूर किया जाता था। तो हर तरह के जो सिपाही थे, हर रिलीजन के, हर नस्ल के, उन्होंने मिलकर इसको रिवॉल्ट किया था। उसके बाद रिलीजियस कॉजेज भी हैं इसकी। ठीक है, रिलीजियस कॉजेज में जो है वो आपने देखा है कि यहाँ पर एक कैटरेज या कारतूस जिसको कहते हैं वो एक इंट्रोड्यूस करवाया था। ये कारतूस था खास किस्म का, ये इमीडिएट कॉज था बेसिकली, और उसके ऊपर इन्होंने कहा था कि इस पे कोई चर्बी लगी हुई है, यानी कि फैट लगी हुई है जो कि उसको नमी से बचाती है। और कारतूस जो है ना, उस जमाने में क्या होता था, उनको चलाने से पहले दांत के साथ थोड़ा सा दबाना पड़ता था, दबा के ओपन करना पड़ता था। तो जब उसके ऊपर
ये बात मशहूर हो गई कि इसके ऊपर जो फैट लगी है वो किस किस चीज की है, वो पिग और काओ की है। अब ये जो पिग है वो मुसलमानों के लिए जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं था, और काओ जो है वो हिंदुओं के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी कि इसके ऊपर काओ की फैट लगी हुई है और हम इसको यूज करें। तो इसलिए इन्होंने जो है वो रिवॉल्ट कर दिया, इन्होंने इसको यूज करने से इनकार कर दिया। इस तरह से पॉलिटिकल कॉजेज भी थी कि यहाँ के जो मुसलमान थे, लोग थे, उनके पास उनके पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, वोट वो नहीं दे सकते थे, अपनी मर्जी से अपने हुक्मरान जो है वो अपने रूलर चूज नहीं कर सकते थे। तो ये वो सारी रीजन थी जिन्होंने मिलकर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की जंग आजादी है उसके लिए राह हमवार की। उसके इमीडिएट कॉज क्या है जी? ये ग्रीस्ड कैटरेजेस थे जो मैंने आपको बता दिया, जिनके ऊपर जो है वो फैट लगाई गई थी, चर्बी लगाई गई थी पिग की और काउ। पहली बुलेट जो है वो मंगल पांडे ने चलाई 29 मार्च 1857 को, और ये कहाँ से शुरू हुई थी? अच्छा, ये सवाल भी आ जाता है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू कहाँ से हुई थी? तो ये बच्चों मेरठ से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। उसके बाद ट्रायल ऑफ 10 एक्यूज्ड ऑफिसर्स एंड जेल्ड फॉर 10 years ऑन 8 मई। 8 मई को जो है वो जो 10 ऑफिसर जिन्होंने सबसे पहले रिवॉल्ट किया था उनको क्या कर दिया? सजा दे दी गई। बैरकपुर कैंट में बंगाल में ये इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ 10 मई 1857 को, ठीक है। तो वहां पर भी जो है वो इसी किस्म का एक रिवॉल्ट हुआ। रिवॉल्ट वाज प्लान टू बी स्टार्टेड। अच्छा, प्लान ये किया गया था कि 31 मई को जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। 31 मई को किस तरह से स्टार्ट होगा? रुमाल वगैरह और फूल जो है वो इस टाइप की कोई चीज उन्होंने डिसाइड की थी कि वो भेजी जाएगी, ठीक है। जहां जहां पे जिस जिस जगह पे जाएगी वहां वहां पे रिवॉल्ट होगा, ठीक है। उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं था, दूसरा पिक्सल फोन नहीं था, लैंडलाइन वगैरह कोई चीज नहीं थी। तो कम्युनिकेशन के यही जराए थे कि वो रुमाल जिस जिस जगह पे जिस जिस फौज के पास पहुंचेगा, ठीक है। फौज तो मुसलमानों की थी, ऊपर जो लीडरशिप है वो उनकी थी, तो वहां वहां से जो है वो रिवॉल्ट होगा। तो रिवॉल्ट जो है वो 31 मई को स्टार्ट करना था, लेकिन जो है वो ये 10 मई को ही शुरू हो गया। अब ये जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के, वो कौन कौन से थे जी? मेरठ था, यहाँ से बगावत हुई। कदम सिंह गुरजार जो है वो ये इसको लीड कर रहे थे, ठीक है। दिल्ली से बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खान, ये जनरल बख्त खान जो है वो इनके जनरल थे, ठीक है, आर्मी चीफ थे। और बहादुर शाह जफर टू को तो आप वैसे जानते ही हैं, ठीक है। तो ये आखिरी मुगल हुक्मरान थे। अच्छा, उस जमाने में ना ये जो बहादुर शाह जफर थे ये एक ऑनरेरी जो है वो ओहदे पर फाइज थे, यानी कि ये यहाँ के बादशाह तो माने जाते थे, लेकिन इनके पास कोई असर रसूख नहीं था। बरेली से बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खान, ये दोनों एरियाज इनके अंडर थे, दिल्ली और बरेली। उसके बाद लखनऊ से बेगम हजरत महल, उसके बाद अवाध या ओद से बेगम हजरत महल, उसके बाद झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जिसको झांसी की रानी भी कहा जाता है, और कानपुर से जो है पेशवा नाना साहब थे। ये इन लोगों ने जो है वो इन एरियाज ने या इन लीडर्स ने क्या किया था? रिवॉल्ट किया था। रिवॉल्ट में ही अपनी अपनी फौजें सामने ले आए और अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया? बगावत कर। इसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट फिगर्स कौन कौन सी हैं इस रिवॉल्ट की। रानी लक्ष्मीबाई है, जिनको रानी झांसी की रानी भी कहा जाता है। असल नाम इसका पूछ लिया जाता है, मणिकार्णिका टंबे इसका असल नाम है। और इस जंग में ये मारी गई, बड़ी बहादुरी के साथ ये खातून लड़ी, लेकिन इस जंग में जो है ये मारी गई। इसका जनरल का नाम था टेंटे टोपे, जिसको जो है वो हैंग कर दिया गया था ब्रिटिशर्स की तरफ से। और शी वॉज एंग्री ड्यू टू डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से जो है वो एंग्री थी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था? ये लॉर्ड डिलहोजी जो है उसने एक आइडिया पेश किया था। उसने कहा था कि अगर किसी रूलर की, ठीक है, बड़े सगीर का कोई भी रूलर है, अगर उसका कोई नेचुरल चाइल्ड नहीं है तो उसकी जो भी सल्तनत है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ले लेगी, यानी कि वो अपनी मर्जी से किसी और को नहीं दे सकता, ठीक है, या किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकता, बल्कि उसकी जो सल्तनत है वो ब्रिटिश सरकार क्या करेगी? जब्त कर लेगी। तो ये था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये भी सवाल आ जाता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने दिया था? तो वो लॉर्ड डिलहोजी ने दिया था। बेगम हजरत महल की बात करते हैं। ये सेकंड वाइफ थी जी नवाब वाजिद अली की, और ये नेपाल भाग गई, ठीक है। और नेपाल के अंदर ही फिर इसकी डेथ होती है। देन बात करते हैं जी बहादुर शाह जफर और बख्त खान की। बहादुर शाह जफर इन्होंने दिल्ली और बरेली से जो है वो इसको रिवॉल्ट को लीड किया था। बख्त खान जो है वो इसका जनरल था। और बहादुर शाह जफर टू जो है उसको फिर इस जंग के बाद क्या किया? उसके दोनों बेटों को कत्ल कर दिया गया, ठीक है। और इसको रंगून, जो कि बर्मा में है, ठीक है, आज का म्यांमार, यहाँ पे इसको जिला वतन कर दिया गया और वहां पे सजा दे दी गई इसको। बख्त वॉज मार्टाइड ड्यूरिंग दी वॉर। और जो बख्त खान था ये वाला, ठीक है, ये क्या हो गया? ये जंग के दौरान में शहीद हो गया। इसके बाद बात करते हैं जी पेशवा नाना साहब, ठीक है। ये मराठा या मरहट्टा स्टेट जो थी वहां के पेशवा थे, वहां के रूलर थे। ये कानपुर से इसको लीड कर रहे थे। रियल नेम क्या था इनका? नाम धोनू पंत था। ये नाम भी पूछा जाता है कि इनका असल नाम क्या था। और ये कहाँ गए? ये भी नेपाल चले गए। इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, और जो बड़े सगीर था, सब कॉन्टिनेंट था, वो डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर चला जाता है। इससे पहले कौन इसको कंट्रोल कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी।
जो कि एक कंपनी थी, ऐसे ही कंपनी जैसे कि कोका कोला है, जैसे यूनिलीवर है, ठीक है, इसी तरह की एक कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज डिसॉल्व्ड, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईआईसी को डिसॉल्व कर दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ कि डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल था, उसको चेंज करके उसकी जगह वायसराय कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि गवर्नर जनरल जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर होता था। अब वायसराय जो है वो एक नया ओहदा इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, और वो जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर था। तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसके अंदर हमने जो है वो कंप्लीट तारीख पढ़ी है कि 1799 से लेके 1857 की जंग आज़ादी तक के जो है वो यहाँ पे बरसगीर के हालात, उसकी जो हिस्ट्री है उसको हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जो है वो बगावत हुई है, किस तरह से जो है वो पंजाब को ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, किस किस तरह से जो है वो बाकी के एरियाज जो है वो ब्रिटिश के कंट्रोल में चले गए। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है उसकी क्या रीजंस थी, कौन सी पॉलिटिकल कॉजेज थी, सोशल कॉजेज थी या रिलीजियस कॉजेज थी, वो हमने सारी की सारी डिस्कस की। जो बच्चे हमारे नोट्स लेना चाह रहे हैं या हमारा सेशन ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो इस नंबर पे हमारे एडमिन को व्हाट्सएप करके उनसे रब्ता कर सकते हैं। आई होप कि आज के इस लेक्चर ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।